डियर स्टूडेंट, मैं सुनील भारद्वाज सिटी कॉलेज के प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के दो क्लास हम दोनों लिए थे, तो बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो आज इसको पूरा कर देते हैं। तो मैंने अभी तक जो बताया वो ये बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इज अवर इमेजिंग सर्किल। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ग्लोब में, रियल में, वास्तव में नहीं है। इनका यूटिलाइजेशन होता है कि देश की स्थिति और उसकी लोकेशन को जानने के लिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस था वो भी मैंने क्लियर किया था। बार बार मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ, इससे अच्छी तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। लैटिट्यूड सर्किल की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होती है। ये एक फुल सर्किल होते हैं, पूर्ण वृत्त होते हैं। इनके बीच की जो लेंथ है वो बराबर होती है 111.13 किलोमीटर, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो बराबर नहीं होती। जैसे जैसे बाल पर हम रिंग डालते जाते हैं, सबसे बड़ा रिंग बीच में होता है और सबसे छोटा रिंग ऊपर होता है। वैसे ही इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश कहलाती है, इसको ग्रेट सर्किल यानी महान वृत्त कहते हैं, जिसकी लेंथ है 40,076 किलोमीटर। और सबसे छोटा जो सर्किल है वो 89 डिग्री है, जो 90 डिग्री इज ए पॉइंट नॉट ए सर्किल, वो एक बिंदु है, वृत्त नहीं। तो इस तरीके से बताया था। जबकि देशांतर रेखाओं में मैंने बताया था, देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जो पोल टू पोल यानी नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती है, और इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर नहीं होती। नॉट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड बट लेंथ आर इक्वल। इनकी लंबाई तो समान होती है, ये हाफ सर्किल में होते हैं, लेकिन इनकी बीच की लेंथ इक्वल नहीं होती। 307 देशांतर टोटल विषुवत रेखा को क्रॉस करते हैं। तो 40,076 को 360 से भाग देने पर 111.32 किलोमीटर आता है। यानी समरी ये है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इन इक्वेटर, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। ट्रिपल वन दोनों में कॉमन है, ठीक। और एक खास बात, इक्वेटर लाइन जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, वो पूरे अर्थ को दो जोन में डिवाइड करती है, या दो गोलार्ध में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। और 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा या GMT या इंटरनेशनल टाइमलाइन बोलते हैं, वो पूरे ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। यानी पूरी दुनिया में 4 हेमिस्फीयर हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इस आधार पर हमें इतना तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि कौन सा देश किस डायरेक्शन में है। इस बात को समझाने के लिए हमने अगली इमेज का सहारा लिया था। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूड सर्किल पैरेलल ऑफ अर्थ है, क्षैतिज रेखा में है, और बीच में जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो इक्वेटर है, जो पूरे अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। देखिए, चीज़ें बेसिक वही जो हाई स्कूल में आप पढ़ के छोड़ चुके हैं, उन्हीं बातों को आपको आज आप अच्छे से समझना है, और जब आप कंपटीशन में जाएंगे यही सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस तरीके से लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ, पोल टू पोल खींचे जाने वाले सर्किल हैं, और जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो है प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामोत्तर रेखा, या 0 डिग्री देशांतर या इंटरनेशनल टाइमलाइन। इतनी बातें करने के बाद फिर हमने बताया था कौन कौन से मेन हमारे अक्षांश और देशांतर हैं। उसमें से इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। ये जिन जिन देशों से गुजरती है वो देश कौन कौन से, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री पर है। इससे भी कई देश पास होते हैं। ऐसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ में आर्कटिक और साउथ में अंटार्कटिक सर्किल है। ये 5 अक्षांश पूरे ग्लोब को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सन की किरणें जहाँ सीधी पड़ती हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जैसे जैसे हम सन से दूर होते जाते हैं क्लाइमेट चेंज होता जाता है। इस आधार पर माना जाता है कि कैंसर टू कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो जोन है, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो दुनिया है, 121 देशों की ये क्षेत्र है। ये ट्रॉपिकल जोन है, और इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। जैसे जैसे हम कर्क रेखा मकर रेखा के नॉर्थ और साउथ में जाएंगे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जो कि हम सन के दूर होते जाते हैं।
इसीलिए हमारा आधा भारत ट्रॉपिकल है, आधा भारत सब ट्रॉपिकल है। माना जाता है कि आर्कटिक से कर्क रेखा और मकर रेखा से अंटार्कटिक के बीच की जो दुनिया है, इसको इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल, हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु कहते हैं। यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ी सी चेंज हो जाती है और इसीलिए हमारा भारत जैसे जैसे हम कर्क रेखा को क्रॉस करते हैं, क्लाइमेट हमें चेंज मिलती है। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य। लेकिन जैसे जैसे हम कर्क रेखा से इक्वेटर की ओर चलते हैं, क्लाइमेट चेंज मिलती है, हम सन के और निरेस्ट होते जाते हैं। तो ऐसे ही आर्कटिक से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो फ्रीज जोन यानी शीत कटिबंध मिलते हैं, जिसको हम ध्रुवीय जलवायु यानी पोलर क्लाइमेट कहते हैं। इस तरीके से ये आपके 3 जोन बनते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, साउथ टेम्परेट जोन या दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, अब इनकी जब हम आपको वर्ल्ड क्लाइमेट और इंडियन क्लाइमेट पढ़ाएंगे, जो सिलेबस में आपके है तो पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, तब इन सब की जरूरत पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीएसएस के एग्जाम में, अब आप कहेंगे मैं पीएसएस तो नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो क्या है। जैसे जैसे आप अपनी तैयारी को एक पंख देंगे तो उड़ान आपकी अपने आप उड़ती जाएगी। यही सारे क्वेश्चन सिविल में भी आते हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन जड़ हमेशा वही रहती है, बेस हमेशा वही रहता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि इसे की गंभीरता को समझें, उसको ईमानदारी से स्वीकार करें। हाँ, मैं कह रहा था, क्वेश्चन आया था कि किसी देश की जलवायु को जानने के लिए फॉर अंडरस्टैंड ए क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री हमें किसकी मदद लेनी होती, वी हेल्प ऑफ विच। तो आंसर होगा अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जैसे मान लीजिए एक बाल है, एक गेंद है, गेंद में आपने 5 गेटिस या रबड़ लगा दिए, धागे बांध दिए और एक टार्च सीधे कर दी जैसे सन होता है, तो आप देखेंगे बीच के जो जोन है वो सन के नज़दीक है, उसको हम ट्रॉपिकल मान लेते हैं। बीच वाले क्षेत्र में लाइट तिरछी होती जाएगी तो वो सब ट्रॉपिकल, और पोल पर जहाँ लाइट सबसे दूर हो जाती है वो शीत जलवायु। तो अक्षांश रेखाओं से हम ये जान पाते हैं कि कौन सा देश किस जोन में है और किस जोन में कौन सी क्लाइमेट होगी। और इसीलिए जलवायु का जो निर्धारण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो अक्षांश रेखाओं के ही आधार पर। क्वेश्चन ये भी आता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आंसर होगा ट्रॉपिकल। ये क्वेश्चन को मैं घुमा देता हूँ। ट्रॉपिकल क्लाइमेट या उष्णकटिबंधीय जलवायु आर लोकेटेड, स्थित है बिटवीन, तो आंसर होगा कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक, ये सेक्शन। अब जो मेन लैटिट्यूड हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे आपका नोट्स बेहतर हो जाए और थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़े। तो सबसे पहले चलते हैं इक्वेटर की तरफ। नोट्स जो कि आपके पास PDF फाइल में है, आप जब इसको पढ़ेंगे चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। तो इक्वेटर लाइन अक्षांश के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में माने जाते हैं और ये नॉर्थ और साउथ के बीच में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे विषुवत रेखा से पोल की ओर जाने पर इनकी लंबाई घटती जाती, वही बातें फिर रिवाइज हो रही हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,045 किलोमीटर है, किसी में 45 है, किसी में 46 है, और इसका 76 भाग पानी पर है क्योंकि महासागर ज़्यादा है, और 21.3% भाग इसका लैंड पर है जो कि स्थल उससे कम है। विषुवत रेखा पर चूँकि सन की लाइट सीधी पड़ती है और यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर तापांतर सबसे कम होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, और यहाँ पर वर्षा डेली होती है। इसलिए इस जोन में जो भी क्लाइमेट है उसका नाम है इक्वेटर क्लाइमेट। दुनिया के सबसे ज़्यादा हरे भरे वन इसी इक्वेटर रेखा के आसपास के देशों में पाए जाते हैं, जैसे सेल्वास वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं, और जो ट्री इस क्लाइमेट में मिलते हैं उसमें रबड़, आबनूस, सिनकोना, आर्किड, एबोनी, महोगनी वगैरह। ये सारे ट्री सबसे अधिक दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में, अफ्रीका महाद्वीप में मिडिल अफ्रीका में जैसे कांगो, जायरे, गैबन जैसे देशों में, और दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया के द्वीपों के आसपास ये जलवायु पाई जाती है। विषुवत रेखा जिन 13 देशों से गुजरती है वो सारे देश आपके ये रहे
ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ये आपके पड़ते हैं दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा साओ paulo आपका जो द्वीप है वो अफ्रीका के पश्चिम में पड़ता है। फिर कांगो, युगांडा, सोमालिया, गैबन, कांगो रिपब्लिकन यानी जायरे, केन्या, ये पड़ते हैं मध्य अफ्रीका में। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, किरिबाती, ये पड़ते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में। कुल मिलाकर के इक्वेटर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये साफ साफ पता चलेगा कि विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। तो विषुवत रेखा केवल 3 महाद्वीपों से गुजरती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया। जिससे नहीं गुजरती वो भी आपको आना चाहिए, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बातें बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन आगे बहुत काम आती हैं। तो इसमें वर्ल्ड का मैप एक बार अपने हिसाब से आप देखिएगा, बाकी हमने अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की कि हम चाहते हैं आप समझें भी, नोट्स भी। वर्ल्ड का मैप चलिए हमने निकाल दिया। इस इमेज को ध्यान से देखिएगा तो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर में जो रेड कलर का शेड है ये ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, मध्य अफ्रीका है और मालदीव है और इंडोनेशिया। कौन कौन से सिटी इसके नियरेस्ट हैं? तो वर्ल्ड में श्रीलंका में कोलंबो, इंडोनेशिया में जकार्ता, फिलीपींस में मनीला और सिंगापुर, ये इक्वेटर के सबसे नज़दीक है। सिंगापुर तो सबसे नज़दीक है, 137 किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है। और एक और ख़ास बात, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये 3 ऐसी रेखाएं हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका से 2 रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये बातें आप जब ग्लोब को अच्छे तरीके से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी। लेकिन इक्वेटर जिन जिन महाद्वीपों से गुजरती है उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, एशिया में भी दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि हर महाद्वीप की अपनी फिक्स लोकेशन है, वो वहीं रहेंगे। और अक्षांश रेखाओं की अपनी लोकेशन, ऐसे कर्क रेखा नॉर्थ में है तो नॉर्थ की महाद्वीप हो जाएंगे, मकर रेखा साउथ में है तो साउथ की महाद्वीप हो जाएंगे। इतनी क्लियर है। तो इस आधार पर हम और आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अब कर्क रेखा चूंकि नॉर्थ में है, ठीक, तो इसका संबंध इक्वेटर से ऊपर होगा। 23.5 अक्षांश उत्तर में इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और पृथ्वी के झुकाव का बेस भी 23.5 है, ये भी 23.5 है। यानी इस लाइन पर एक बार सन की किरणें सीधी पड़ेंगी, वो दिन है 21 जून। 21 जून को पृथ्वी का झुकाव जब ऐसे होता है और सन ऐसे होता है तो लाइट सीधी पड़ती है 21 जून को कर्क रेखा पर, जिसको कर्क संक्रांति इंग्लिश में समर सोल्स्टिस बोलते हैं। इस दिन हमारे यहाँ दिन सबसे बड़ा होता है, इसीलिए हम उसको ऊर्जा का दिवस मानते हैं। यही वजह है उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है भारत में और पूरे विश्व में। और इसी तरीके से मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, उसको मकर संक्रांति विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। कर्क रेखा जिन जिन देशों से गुजरती है तो इमेज में तो है ही, लेकिन महाद्वीप की अगर बात करें तो जो पीले रंग का आप कलर देख रहे हैं तो उसमें उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको, फिर वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं जैसे हवाना है, फिर अफ्रीका। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं बहुत सीरियस, उनको बात जल्दी समझ में आ जाती, कुछ ऐसे हैं जो क्लास को वैसे देखते जैसे कोई मूवी देख रहे हो। तो ये आपका अपना तरीका है। माली पौधों को एक जैसा पानी देता है, माता पिता बच्चों को एक जैसा पालते हैं, लेकिन उंगलियां जब 5 एक जैसे नहीं होती तो पौधों का ग्रोथ भी एक जैसा नहीं होता। तो हम सभी बच्चों को एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं। अब इसमें कौन पढ़ते हैं कौन पढ़ा देते हैं ये अलग बात है। तो इस आधार पर यहाँ भी वही चीज़ है, टू बी ऑनेस्ट इन एनी वर्क, चाहे टीचिंग हो चाहे लाइफ। कर्क रेखा मकर रेखा के आसपास के जितने भी देश और महाद्वीप हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डिजर्ट्स पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। उसकी वजह बहुत हैं, वजह बताने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर सीधा होता है, अधिक होता है, हवाएं बिल्कुल ड्राई होती हैं, शुष्क होती हैं, वेपोरेशन बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। और जितने भी डिजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न साइड में होते हैं, जैसे भारत में थार का डिजर्ट्स कर्क रेखा के आसपास है, अरब प्रायद्वीप के जितने भी डिजर्ट्स हैं वो कर्क रेखा के आसपास हैं, सारा मरुस्थल पूरा का पूरा कर्क रेखा के आसपास है। देखिए पीला पीला आपको अफ्रीका के ऊपर दिख रहा है। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल है, मोजब, सोनेराम,
ऐसे साउथ में आ जाओ, मकर रेखा में चिली का मरुस्थल अटाकामा, दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल में कालाहारी का मरुस्थल, मुजिब आपका नामीबिया का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में है ढेर सारे मरुस्थल जैसे विक्टोरिया का डिजर्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मरुस्थल कर्क रेखा से संबंधित है और कौन सा मरुस्थल मकर रेखा से संबंधित। तो इतना आपको याद रखना है, कर्क रेखा यदि उत्तर में है, मकर रेखा यदि दक्षिण में है, तो जो मरुस्थल उत्तर में होंगे वो कर्क रेखा। जैसे आप इस तरीके समझाएं, जैसे आप अपनी छत पर कोई एक डोरी बांध देते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाली जो डोरी है वो कर्क रेखा है, नीचे वाली डोरी मकर रेखा। डोरी में क्लिप से कुछ कपड़े टांग देते हैं, तो जो कपड़े ऊपर वाली डोरी में बंधे हैं, लगे हैं, टंगे हैं, वो सब मिलिए कर्क रेखा रूपी डोरी में है। तो कर्क रेखा से जो मरुस्थल हैं उसमें थार है, सहारा है, मोजेब है उत्तरी अमेरिका का। दक्षिण में मकर रेखा में जो मरुस्थल टंगे हैं उसमें विक्टोरिया, कालाहारी और आपका अटाकामा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में है, कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है या नहीं है। तो इनको आप याद नहीं कर सकते, याद करेंगे भूलेंगे, समझेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो इतना तो ध्यान रखिए आज कि जितने भी मरुस्थल हैं वो उनकी जो लोकेशन है, नॉर्थ में कर्क रेखा है, साउथ में मकर रेखा है। तो जो जो देश हैं इसके, चलिए हमने लिस्ट आपको दे दी। हवाई द्वीप, बहमास, मारितानिया। हवाई द्वीप और बहमास ये आपके पड़ते हैं वेस्ट इंडीज़ क्षेत्र में, कैरिबियन सागर के पास, यहीं से इसकी शुरुआत हुई। फिर मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र ये आपके पड़ते हैं सहारा मरुस्थल में, अफ्रीका में। फिर आ जाएंगे भारत, म्यांमार, ओमान ये पड़ते हैं आपके भारतीय क्षेत्र में। फिर मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, इसमें देश ऊपर नीचे हो गए हैं। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में है, माली, नाइजर, चाड अफ्रीका में है। सऊदी अरब, अमीरात ये आपके पड़ते हैं अरब प्रायद्वीप में। बांग्लादेश, चीन और ताइवान। तो देशों का क्रम आगे पीछे है, लेकिन जो बात कन्फर्म है वो ये है कि कर्क रेखा गुजरती है 3 महाद्वीपों से, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका में उत्तर का अफ्रीका, और एशिया में साउथ एशिया में अरब प्रायद्वीप, भारत के जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान वगैरह। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य भी आप जानते हैं, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। इनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब जल्दी से मकर रेखा को भी देख लेते हैं, फिर हम बात पूरी करें। मकर रेखा साउथ में है और 23.5 डिग्री साउथ में ये स्थित है। ये भी 3 महाद्वीपों से गुजरती है। साउथ में है तो साउथ अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा आ जाएगा यानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और मकर रेखा ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली ये सब पड़ते हैं साउथ अमेरिका में। फिर फ्रेंच पोलिनेशिया एक द्वीप है प्रशांत महासागर में। बोत्सवाना पड़ता है अफ्रीका में, मोजाम्बिक पड़ता है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका पड़ता है अफ्रीका में, और नामीबिया पड़ता है अफ्रीका में, मेडागास्कर भी पड़ता है अफ्रीका में। तो ये सारी बातें इसमें हैं। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सन की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ भी सबसे बड़ा दिन होता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कर्क रेखा और विषुवत रेखा। और अब देशांतर में सबसे महत्वपूर्ण देशांतर है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, चूँकि ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है इसलिए इसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसी रेखा से चूँकि विश्व की घड़ियाँ सेट होती हैं इसलिए इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और ये चूँकि खड़ी खड़ी है ऐसे ऐसे, तो ये भी 3 महाद्वीपों से गुजरती है। क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर है, ध्यान रखना, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए विषुवत रेखा है 0 डिग्री लैटिट्यूड, उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो खड़ा खड़ा है ऐसे ऐसे, जो पूरे अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। तो ये यूरोप महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से और अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। अब ग्लोब में आप इसको देखेंगे सीधे सीधे तो जान जाएंगे आधी दुनिया पूरब में है, आधी पश्चिम में है। तो जो महाद्वीप से नहीं गुजरते वो कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, जो कि वेस्ट साइड में है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया ईस्ट साइड में है।
तो ऐसे ऐसे जाएंगे तो यूरोप पड़ेगा, अफ्रीका पड़ेगा और अंटार्कटिका पड़ेगा। इतनी बातें आपको देखने से ज़्यादा पढ़ने से कम समझ में आएंगी, इसलिए इतने मैप हमने दिए हैं, थोड़ा उनका फ़ायदा भी उठाएं। तो ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो जीएमटी के टाइम को फॉलो करते हैं। थोड़ा डिटेल है, इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा विश्व का इंटरनेशनल टाइम जोन है, विश्व का समय हम इसे देखते हैं, लेकिन हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन होता है, क्योंकि हम उसी से ग्रीनविच से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो 82.5 देशांतर रेखा भारत से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और माना जाता है कि लंदन और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। उसकी वजह यही है कि 360 डिग्री हमारा सर्किल है, अर्थ है, 24 घंटे लगते हैं पूरे अर्थ को रोटेट होने में, घूमने में। तो 360 को 24 से भाग देंगे तो 15 आएगा, और 15 से भाग देंगे तो 24 आएगा, यानी पूरे अर्थ में 24 टाइम जोन है। यानी हम 24 घंटे में 360 डिग्री बढ़ते हैं, तो 1 घंटे में कितना, 15, 1 घंटे में 15 चौको 60, यानी 4 मिनट में 1 देशांतर। 4 मिनट जैसे, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, और 15 में 15 चौको 60, 1 घंटे का आ जाएगा। भारत जो कि लंदन से ईस्ट में है, और 82.5 रेखा भारत की मानक समय रेखा है, तो इंडिया का मतलब है इंडिया बराबर 82.5, 82.5 को आप 15 से भाग दीजिए, 15 5 75, 5 घंटा, और 7.5 का मतलब आधा घंटा। तो लंदन में यदि दोपहर के 12 बजे होंगे, तो भारत की लोकेशन जो कि फिक्स है, भारत में शाम के 5:30। जैसे आप 40 की स्पीड से अपनी मोटरसाइकिल से जाते हैं, लखनऊ से कानपुर दूरी है 80 किलोमीटर, कानपुर भी फिक्स है अपनी जगह पर, लखनऊ भी फिक्स है अपनी जगह पर, और आपको जाना है, तो 40 की स्पीड से आप जाएंगे, 5 बजे लखनऊ से चलेंगे, तो हम बता देंगे ऐसे ही कि आप 7 बजे पहुँचेंगे। आप कहेंगे अरे आप कैसे जानेंगे, हमें पता है कि आपकी गाड़ी की एवरेज चाल 40 किलोमीटर है, हवाई जहाज तो बन नहीं जाएगा, और 5 बजे आपने चला है, रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होना, ये भी हम जानते हैं। तो साफ साफ मतलब है, अगर आप 5 बजे चले तो 7 बजे पहुँचेंगे, और 2 बजे चले तो 4 बजे पहुँचेंगे। यही चीज़ यहाँ पर भी है। यदि लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो 5.5 घंटा उसमें और जोड़ दो, शाम भारत में शाम के 7:30 बजेंगे, क्योंकि भारत आगे की तरफ है तो वहाँ समय बढ़ेगा। इसलिए भारत का जो समय है 82.5, जिसको जीएमटी से 5.5 घंटे का अंतर है, और भारत में वैसे देखा जाए तो गुजरात और अंडमान अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 देशांतर का मोटा मोटा अंतर है। इसलिए कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन जैसे हमारी नागरिकता एक है, जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज एक है, जैसे हमारा राष्ट्रगान एक है, वैसे ही हमारा समय भी एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल हैं लेकिन माला एक है। ये हमारी यूनिटी है, एकता है। हम खंड खंड हैं, फिर भी हम खंड हैं। ये समय में अभी कोई खंड खंड नहीं होगा। तो इतनी सारी बातें आपको बतानी थी, ये लेसन भी मैंने पूरा कर दिया। पूरी बात को हमने 3 लेक्चर में समेटा, क्योंकि वीडियो बड़े बड़े हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि आप इन तीनों को बार बार देखिएगा, समझिएगा। और सबसे बड़ी बात है, कोई चीज़ दिक्कत कर रही है तो कमेंट बॉक्स में जो तो आप लिखेंगे नहीं, हमें समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करिए कि आप भी जुड़ें और बाकी लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि अभी भी नंबर आप % आपका कम है बाकी लोगों की तुलना में। तो इसी आधार पर अगला क्लास जो लेंगे वो लेंगे मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति, जिसमें परिक्रमण और परिभ्रमण, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में बताएंगे, कैसे मौसम बदलता है, कैसे सुबह शाम होती है। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी बेसिक हैं। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार और थैंक यू।